दलाल का टारगेट होता है छोटी लड़की को फंसाना, क्योंकि माल भी वही बिकता है। इसीलिए ज़्यादातर 12 साल से 14 साल की सबसे ज़्यादा लड़कियां ट्रैफिक होती है। आज भी हमारी सरकार का ऐसा मानना है कि अगर हमने रेड लाइट एरिया बंद कर दिया तो बलात्कार के केस बहुत बढ़ जाएंगे। कोई लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार होता है कि वो याददाश्त हो चुकी होती है। कोई लड़की को तो कुछ वो लोग हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, उसकी वजह से लड़कियां है 12 साल की लेकिन दिखेगी 20 साल की। पहली बार वो वर्जिन लड़की के साथ सेक्स करने के लिए भी उनका ऑक्शन होता है। एक 9 साल की लड़की थी जो वो HIV पॉजिटिव हो गई थी, उसको 7 साल की उम्र में प्रोस्टिट्यूशन में डाला था। कि जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया रेप हुआ तो पूरा देश मोमबत्ती लेके निकल पड़ा। और यहाँ पे रेड लाइट एरिया में एक लड़की के ऊपर 25 बार रेप हुआ है, हो रहा है। वहाँ पे कोई लोग नहीं बोल रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी ओपन टॉक। मैं हूं खुशबू सिंह और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि वो तारीफ़ के लायक शख्सियत नहीं है, बल्कि उनको जितना सलाम किया जाए, उन्हें जितना हैट्स ऑफ किया जाए उतना कम है। क्योंकि वो ऐसे कार्यों को अंजाम देती हैं जो हम आम इंसान सोच के भी घबरा जाएं, डर जाए, हमारी रूह कांप जाए। जी हाँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगी कि शेर के जबड़े से शिकार को निकालने जैसा ख़तरनाक कार्य वो करती हैं। मानव तस्करी और देह व्यापार जैसे अंधेर गलियों में फंसी लड़कियों को, बच्चियों का रेस्क्यू करने का काम वो करती हैं। और आज तक हज़ारों और ना जाने कितने हज़ारों लड़कियों का रेस्क्यू उन्होंने किया है। और ना सिर्फ रेस्क्यू कर उन्हें घर पहुंचाया है, बल्कि उन्हें माँ का प्यार भी देती हैं, उनके फ्यूचर को ब्राइट करने के बारे में भी सोचती हैं और करती भी हैं। तो हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार से कई तरह के अवार्ड से सम्मानित हमारे साथ मौजूद हैं त्रिवेणी आचार्य जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसी हैं मैम आप? एकदम अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा सपना था मैं आपसे मिलूं और वो आज पूरा हुआ। अभी 2-4 दिन पहले की बात है जब आपने कुछ लड़कियों का रेस्क्यू किया है। वो कैसे, कब और कितनी लड़कियां हैं, कहाँ से रेस्क्यू हुई हैं, उस बारे में कुछ बताइए। तो लास्ट वीक हमने लड़कियां रेस्क्यू किया, उसमें 51 माइनर लड़कियां हैं और कुछ 10-12 मेजर लड़कियां हैं। ये हमने बिहार से रेस्क्यू किया है। बिहार में एक ट्रेंड चल रहा है, उसको बोलते ऑर्केस्ट्रा। बिहार में उसको बोलते हैं नचनिया। ये लड़कियां को दलाल ट्रैफिक करके लाता है, उसको एक डेरा पे रखता है, फिर जहाँ पे शादी होती है, पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, वहाँ पे नचाते हैं। और फिर वो लड़की का ऑक्शन होता है और ज़्यादा पैसा देता है, उनके साथ वो लड़की को जाना होता है। तो नाम ऑर्केस्ट्रा का है लेकिन फोर्स प्रोस्टिट्यूशन चलता है। तो लास्ट वीक हमने ऐसी बच्चियों को मुक्त करवा के उनको अभी गवर्नमेंट शेल्टर होम में भेजा है। चूँकि मैं बिहार से हूँ तो मैं इस बात को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। ये ऑर्केस्ट्रा वाली बात जो आपने कही है, न सिर्फ शादी ब्याह में बल्कि छोटे मोटे मेले ठेले होते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, तरह तरह के मेले, तो वहाँ भी इस तरह के ऐसे लड़कियों को, इवेंट डांसर्स को लाया जाता है। तो क्या ये सारी लड़कियाँ ज़्यादातर वैसी ही होती हैं जिन्हें ज़बरदस्ती देह व्यापार में धकेला जाता है? हाँ, 99% लड़की फोर्सफुली होती है। पहली बार जब लड़की को लाया जाता है या तो किडनैप करके या तो अच्छे सपने दिखा के। तो एक तो लड़की गरीबी है, परेशानी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वैसी लड़की को टारगेट किया जाता है। वो लड़की को बहलाया फुसलाया समझाया जाता है, लालच दी जाती है बॉलीवुड में काम दिलाने की। आप डांस अच्छा करते हो, आपका फिगर अच्छा है करके वो लड़कियों को
लाया जाता है और फिर उनको बेचा जाता है। ये 2-3 महीने पहले बिहार में कुछ मेला था, जो पशु मेला बोलते हैं। वो मेला में बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप थे। उसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है चाइल्ड राइट कमीशन, हाँ, उनसे कि कुछ बच्चियों को ट्रैफिक करके लाया गया है और फोर्सफुली उनको रखा गया है। तो जब हम वहाँ पे मेला में जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने गए, तभी बिहार पुलिस ने हमको बोला कि नहीं नहीं, यहाँ ये मेला है, वो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे आप रेड करोगे तो लोग बहुत भड़क उठेंगे, पूरा मोब आ जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, हम रेस्क्यू नहीं करेंगे। लेकिन हम 3 दिन तक बैठे रहे। हमने बोला कि वो लड़की घर से मिसिंग है, वो किडनैप की कंप्लेन हुई है और उसमें एक लड़की नेपाल की है और वो लड़की को हमें रेस्क्यू करना है। और बाद में हमने वो मेला से लड़कियां को रेस्क्यू किया। मैम, चूँकि इस तरह के रेस्क्यू फाउंडेशन तो आपने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन आपने इस कार्य को अंजाम देने की शुरुआत उससे काफ़ी पहले से की थी। तो इस तरह के धंधे में, इस तरह की जिस तरह से लड़कियां फंसती हैं, ट्रैप होती हैं, तो किस उम्र की लड़कियां ज़्यादा होती हैं? देखिए, ज़्यादातर एक तो छोटी लड़की की डिमांड है और छोटी लड़की को ट्रैफिक करना यानी उसकी तस्करी करना बहुत आसान है। वो लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है, फुसलाया जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, क्योंकि अगर समझदार लड़की होगी तो किसी के झांसे में फंसेगी नहीं। तो इसीलिए ये लड़की को कोई भी बहाने से, यानी दलाल का टारगेट होता है छोटी लड़की को फंसाना, क्योंकि माल भी वही बिकता है। इसीलिए ज़्यादातर 12 साल से 14 साल की सबसे ज़्यादा लड़कियां ट्रैफिक होती हैं, एडोलेसेंट। इस उम्र की लड़कियों में ऐसा नादानी काफ़ी ज़्यादा होती है और प्यार भरी बातों में ज़्यादा फंस जाती हैं, तो उन्हें फंसाना ज़्यादा आसान होता है। तो मैम, ये तो अभी की बात है, लेकिन अब मैं शुरुआत की बात करना चाहूँगी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जानती हूँ आप एक जर्नलिस्ट रही हैं, क्राइम रिपोर्टर रही हैं। तो एक क्राइम रिपोर्टर क्राइम रिपोर्टिंग करते करते रेस्क्यू फाउंडेशन तक का सफ़र और यहाँ तक का सफ़र कैसे हो गया, कैसे तय हुआ? हाँ, तो मैं एक न्यूज़पेपर में तो क्राइम रिपोर्टर थी, तो मुझे कोई चीज़ में मैं कभी इमोशनल नहीं होती थी। किसी का मर्डर हुआ हो या कम्युनल राइट्स में इंसान को जिंदा जलाया हो, एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट में महिलाएं कट गई हो, मैं इमोशनल नहीं हुई। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि रक्षाबंधन का दिन था और एक फिल्मी हीरो सेक्स वर्कर से राखी बंधवाने जाने वाले थे और मुझे वो असाइनमेंट दिया गया। तो मेरा एक मेल जो कलीग था उसने कमेंट भी किया कि तू लड़की हो के बदनाम गलियों में जाएगी। तो मैंने कहा बदनाम गलियाँ होती क्या है वो मुझे देखना है, मैं जाऊंगी। जब मैं कमाठीपुरा में गई और सामने पुलिस चौकी में सेक्स वर्कर हीरो को राखी बांध रही थी, हीरो उनको साड़ी और मिठाई दे रहे थे, और तभी ना मेरे माइंड में ये आया कि ये तो पुलिस चौकी है, बदनाम गली तो सामने है, वहाँ पे लिखा था कमाठीपुरा गली नंबर 13, 12, 14 ऐसे। तो मैं गली में गई और वहाँ पे ऐसे कोठे थे, तो वो कोठे के अंदर मैं तो चली गई। तो लड़कियाँ मेकअप कर रही थी, बस 12-14 साल की लड़कियाँ सब तैयार हो रही थी। तभी मैंने उनको पूछा कि आप स्कूल नहीं जाते हो, आपकी मम्मी सेक्स वर्कर है? तभी एक लड़की बोली कि हमारे नसीब में पढ़ाई कहाँ, और हम खुद ये गंदा काम करते हैं। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी छोटी लड़की। तो मैं बोली अच्छा लगता है? बोला अच्छा नहीं लगता है, क्या करें? दलाल ने लाके यहाँ बेच दिया और हमारे पास ज़बरदस्ती देह व्यवसाय करवाया जा रहा है। हमें अपने घर जाना है, माँ बाप के पास जाना है, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। तो मैं बोली मैं मदद करूँगी, मैं आपको टिकट भाड़े का पैसा देती हूँ, आप चले जाओ अपने घर पे। तो बोले नहीं, हम नहीं निकल सकते, क्योंकि गली के नाके पे जो पिंप खड़े हैं वो फिर पकड़ के हमको अंदर डाल देंगे और फिर हमारे पे अत्याचार होगा।
तो अभी तो हमने ये स्वीकार लिया है कि यही हमारा नसीब है, यही हमारा जीवन है। तो तभी मैं फिर उनको पूछ रही हूँ कि अगर वो नहीं जाने देंगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तो बोले मैडम अगर आप हमको यहाँ से लेके जाओगे ना तो ये लोग आपको भी मार डालेंगे। तो इस तरह से मैं उसके साथ बातें कर रही थी और मैं कहानी लिख रही थी कैसे आए। तो कोई लड़की ने बोला कि दलाल ने हमारे माँ बाप को पैसा दिया कि शहर में अच्छा काम मिलेगा करके लेके आया। कोई बोला कि हम तो स्कूल गए थे और रास्ते में ही हमको किसी ने किडनैप कर लिया और हमें पता चला कि अभी तो हम इंडिया में है, हम तो नेपाल से है। किसी ने बोला बॉलीवुड में काम दिलाने के बहाने हमको लाया। किसी ने ये बोला कि मेरा लवर, मैं जिससे प्यार करती थी, उसने मेरे साथ मंदिर में शादी किया, उसने ही लाके बेच दिया। मतलब अलग अलग कहानी थी, लेकिन पीड़ा सबकी एक ही थी कि हमको ये बंधन से मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो बंधक थे और हमें बाहर निकलना है, अपने घर जाना है, ये गंदगी से निकलना है। क्योंकि वहाँ पे एक कूली जाएगा या एक लेबर जाएगी या कोई मवाली जाएगा, उसको माँ बहन की गाली देगा। अगर वो बोलेगा, कस्टमर बोलेगा उस तरह से अगर लड़की ने नहीं किया तो, और घरवाली का ऊपर से गाली और मार, कि जितने भी कस्टमर आते हैं वो खुश होके जाने चाहिए। तो मतलब उनकी सबकी पीड़ा एक ही थी। तो तभी मैंने उनको बोला कि अगर आप घर जाना चाहते हैं तो मैं आपको मदद करूँगी। और बोले आप मदद करोगे ना मैडम, आपको ये लोग मार डालेंगे। इस तरह से बातें चल रही थी। वहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हुआ पुलिस चौकी में, उनकी मैडम लोग आना शुरू किया, जो घरवाली होती है, मैनेजर होती है। तो वो लोग ने मुझे देखा और ऐसे देखने लगे कि कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। मैं बोली मैं पत्रकार हूँ, कहानी लिखने आई हूँ। तो बोले रंडियों की कहानी लिख के क्या करोगे। तो मैंने उनको बोला कि ये तो किसी की बेटी है, पैदा हुई थी किसी की बेटी, वो रंडी होके पैदा नहीं हुई थी, वो सेक्स वर्कर करके उसको लेबल नहीं लगा था। आप उसको इस तरह से क्यों बोलते हो। तो मुझे बोले कि ज़्यादा बातें यहाँ नहीं, यहाँ ज्ञान नहीं जानने का, भागो नहीं तो मारेंगे। और उतने में तो उनके जो थे मोहल्ले वाले इकट्ठे होने लगे। जब मैं आर्ग्यूमेंट करने लगी, लड़कियों ने इशारा किया कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये लोग मारेंगे। अभी वो मुझे ना वो बात मैं आज भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वो 10, 12, 14 साल की लड़कियों में मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मेरी बेटी होती तो, किसी ने मेरी बेटी को किडनैप करके बेच दिया होता तो मैं कैसे देख सकती हूँ ये लड़की को इस हालत में। और फिर मैं अपनी ऑफिस गई, मैंने वो लिखा। और मैंने पहली बार, 30 साल पहले की बात है, मैं पहली बार शब्द सुना मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब तस्करी तो वेपन्स की होती है, ड्रग्स की होती है, लेकिन इंसान की तस्करी होती है। मेरे लिए बहुत ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने लिखा कि मानव तस्करी से लड़कियां लाई जाती है, दलाल इनको बेच देता है, और जितने भी कमाठीपुरा में या फकलैंड रोड पे जो हम बोलते हैं सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूट, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं आती है, उसको कोई मजबूरी होती है या तो उसको कोई भी तरह से दलाल ला के बेच देता है। वो कहानी लिखी, मेरे चीफ रिपोर्टर ने देखी और फाड़ के फेंक दिया। मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। मैं घर आके रोने लगी। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि अरे मुंबई में कमाठीपुरा है जहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से धंधा करती है, या लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ ने अपनी कहानी बताई कि कोई अपनी मर्जी से नहीं आई है। अभी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो लोग ने स्वीकार लिया है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं करता है। हमें उसको मदद करनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोले अच्छा ये कमाठीपुरा वाली बात ना, बोले मैं ये बारे में तुम्हारे से बात करना चाहता था, मतलब 6-8 महीने से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पाया कि रेड लाइट एरिया और सेक्स वर्कर की बातें मैं तेरे से क्या करूँ। लेकिन मेरा एक सेल्समैन है, वो एक लड़की को प्यार करता है और वो सेक्स वर्कर है। वो लड़का बार बार बोलता है कि आपकी वाइफ क्राइम रिपोर्टर है तो उनका पुलिस से अच्छी पहचान होगी। उसको बोल के वो लड़की को वहाँ से अगर आप रेस्क्यू करवा दोगे तो मैं शादी कर लूँगा। तो बोले मैं
तो मैं 6-8 महीने से सोच रहा हूँ कि तुम्हें बताऊँ, लेकिन मैं बता नहीं पाया। अभी आज तूने सामने से बात निकाली है तो हमें एक लड़की को रेस्क्यू करना है। बोले एक को ही करेंगे, वहाँ तो बहुत सारी है लेकिन हम सबका तो सबकी मदद नहीं कर सकते। और ये तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि भाई देखो जो चल रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक लड़की को रेस्क्यू करेंगे। और जब एक लड़की को रेस्क्यू करने गए तब 14 लड़कियां बाहर आई और बोले हमें नर्क से निकालो। तो वो सबको हम लेके आए, पुलिस स्टेशन लेके आए, पुलिस ने डायरी बनाई और पुलिस ने बोला तुम्हें समाज सेवा का भूत चढ़ा है ना, लेके जाओ तुम्हारे घर पे। तो मेरी लाइफ का चेंजिंग गियर यहाँ से शुरू हुआ कि वो लड़की में मुझे अपनी बेटी दिखाई दी। और मुझे ऐसा मतलब बहुत दुख हुआ कि एक लड़की को या एक स्त्री को अपना पेट पालने के लिए अगर उसका शरीर बेचना पड़े तो उससे बड़ी कम नसीबी हमारी या हमारे देश की क्या हो सकती है। मैम, एक होता है कि आप खुद की इच्छा से लोग इस पेशे में जाते हैं, मजबूरी है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं पेट पालने के लिए, इस धंधे में जाना पड़ रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने जहाँ तक सुना है आप जैसे सोशल वर्कर से कि ज़्यादातर लड़कियाँ ज़बरदस्ती इस पेशे में धकेली जाती हैं, उन मजबूर होती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो वहाँ से निकल भी नहीं पाती हैं जैसा कि आपने बताया। तो आज के टाइम में भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। कल परसों की बात है कि नाना ने छोटी सी बच्ची के साथ शारीरिक शोषण किया और ऐसे ना जाने कितने मामले हम न्यूज़ में हैं तो देखते हैं। आज का समाज और बहुत लोग ऐसा है कि कहते हैं कि अगर रेड लाइट एरिया नहीं होगा तो लोग और ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे लड़कियों के साथ, सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो वो ज़रूरत है, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, हमें सरकार से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आज भी हमारी सरकार का ऐसा मानना है कि अगर हमने रेड लाइट एरिया बंद कर दिया तो बलात्कार के केस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मतलब ये जो रेड लाइट एरिया है या सेक्स वर्कर है वो हमारे समाज को मतलब पूरे समाज में गंदगी फैलने नहीं दे रही है। हमारे समाज को एक संभाल के, जो गंदगी है उसको संभाल के बैठी है। इसीलिए रेड लाइट एरिया बंद करना कभी कोई पुलिस ने नहीं सोचा है, कभी कोई पॉलिटिशियन ने नहीं सोचा है। रही बात ये कि जो अपनी मर्जी से करते हैं उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि जब उनको हिप्नोटाइज किया गया एक सेक्स वर्कर को कि आप अपने कपड़े निकाल दो, तो किसी ने कपड़े नहीं निकाले। मतलब स्त्री का जो अंतर्मन होता है वो कभी अपने आप को इस तरह से कोई पुरुष के सामने कपड़े निकालने का कभी सोचेंगे भी नहीं। लेकिन जब लड़की को दलाल ला के बेच देता है या तो परिवार वाले गरीबी की वजह से दलाल को दे देते हैं, और जब लड़की यहाँ पे पहुँच जाती है और फिर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। एक बार लड़की वहाँ गई, उसको ड्रग एडिक्टर बनाया दिया जाता है, उनको अल्कोहलिक बना दिया जाता है, उनको चेन स्मोकर बना दिया जाता है। फिर लड़की को क्या है कि सेक्स उसकी नीड नहीं है, लेकिन उसको जो व्यसन लग गए वो उसकी नीड बन जाती है। और फिर लड़की को बार बार यही काउंसलिंग करते हैं कि तेरे सर पे तो रड़नी का लेबल लग गया, समाज में तुझे कोई अपनाएगा नहीं, तेरा तो यही है। तो फिर वो लड़की कभी बाहर निकलने का सोचती नहीं है। लेकिन बहुत कारण है कि ये लड़की यहाँ पे फंसती है या तो मजबूरी से आती है। और इसके लिए पुलिस जहाँ लगता है कि छोटी लड़की है, फोर्सफुली है, वहाँ पे पुलिस गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है और बहुत सहयोग मिल रहा है। लेकिन जो अपने मर्जी से या उनके पास कोई अगर आज भी उनको, और सेक्स वर्कर जो है अभी तो एड्स पीड़ित हो गई है, तो उनको भी अगर कोई दूसरा विकल्प मिलेगा तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। अभी तक मैम आपने कितनी लड़कियों का रेस्क्यू किया है? 7,000 से ज़्यादा लड़कियां हमने रेस्क्यू किया है, उसमें 5,000 से ज़्यादा माइनर लड़कियां थी। हम माइनर, एक तो हम मिसिंग और माइनर को रेस्क्यू करते हैं, लेकिन कोई मेजर है और वो बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलना है, हम पूछते हैं। अगर हम 10 साल की लड़की को रेस्क्यू करने गया तो वहाँ पे 20 साल की लड़की बैठी है, उसको भी हम पूछते हैं कि तुझे अगर यहाँ से बाहर आना है
तो हम तेरा लीगल सब करके, तू जो करना चाहती है, अगर जॉब करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती है, घर जाना चाहती है, वो हम करेंगे। और हमने जो प्रॉमिस किया है वो हम कर ही रहे हैं। आज तक हम लड़की को रेस्क्यू करके उसका लीगल वगैरह सब निपटा के, उनका एजुकेशन से लेके पूरा रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वसन का हम काम करते हैं। मैम, इन लड़कियों के लिए वापस जब आप घर लेके उन्हें जाती हैं, उनके घर छोड़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या हर फैमिली ईज़िली अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो नहीं करते हैं? देखिए, ज़्यादातर अभी तो पेरेंट्स मिसिंग कंप्लेंट भी लिखाते हैं, पेरेंट्स एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में सोशल स्टिग्मा है। आज भी समझो लड़की रेस्क्यू हुई और उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसकी विश पूछती है, अभी क्या करना है, तो बोले माँ बाप के पास जाना है। अगर माँ बाप ने बेच दिया है फिर भी बोलते मैं माफ़ कर दूंगी, उनको गरीबी थी मुझे बेच दिया, लेकिन माँ बाप के पास जाना है। लेकिन मेरा पहला अनुभव 30 साल पहले जब हम नेपाल छोड़ने के लिए गए थे लड़कियाँ को, तो कोई परिवार ऐसा था कि हमारी भगवान की तरह पूजा किया कि अरे हमारी बेटी तो मिसिंग हुई थी, हमको लगा मर गई होगी, आप जिंदा लाए, आप हमारे लिए भगवान है। तो बहुत खुश हुए। दूसरी फैमिली के पास गए तो बोले कि तुम बॉम्बे जाके आए, तुम तो कितना गंदा काम करके आए, हम तो यहाँ हमारा नाक कट जाएगा, हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, तुम तो 3 साल के बाद आई हो। मतलब इस तरह से है। तो चैलेंज तो है ही, अभी भी आज भी लड़की के माँ बाप अगर अपनी खुद की बेटी गुम होती है, देखो सोशल मीडिया हो या कोई भी वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से लड़की मिसिंग होती है, तो माँ बाप मिसिंग कंप्लेन लिखाते हैं। यहाँ पे लीगल निपटा के हम जाते हैं, तो माँ बाप को अपनी बेटी चाहिए, लेकिन उसको फंसाने वाला कोई पड़ोस वाला होता है, कोई रिश्तेदार होता है, तो वहाँ पे वो लड़की की भी चैलेंज होती है, वो डरती है कि नहीं मुझे घर नहीं जाना है। तो इतना आसान नहीं है। मैम, आप लीगल की बात कर रहे हो कि लड़कियों को रेस्क्यू करने के लिए लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो क्या कुछ होता है, कैसे होता है? देखिए, अगर हमें कोई लड़की को रेस्क्यू करना है, हमारे पास या तो मिसिंग कंप्लेन आती है, हम पुलिस, एनजीओ, चाइल्ड लाइन सबके साथ जुड़े हुए हैं, इवन क्रॉस बॉर्डर टास्क फोर्स के साथ भी। सिर्फ भारत की लड़कियां ही नहीं, हम नेबरिंग कंट्री की लड़कियां भी अगर यहाँ पे आती है तो उसको भी हम रेस्क्यू करते हैं। तो रेस्क्यू करने के लिए हमें पूरा प्रूफ के साथ जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि वहाँ पे लड़की है फोर्सफुली और उसको रेस्क्यू करना है, नहीं। लड़की को रेस्क्यू करने से पहले उसका कंसेंट लेना पड़ता है। अभी तो सब सुविधाएं आ गई है, अभी तो स्पाई कैमरा पहन के हमारे अंडर कवर जो है वो लड़की के पास जाते हैं, उसका कंसेंट लेते हैं। लड़की जब बोलेगी कि मुझे यहाँ से निकालो, क्लियर कट बोलती है कि मुझे प्रोस्टिट्यूशन में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकालो, उसके बाद वो पूरा फुटेज हम पुलिस के पास लेके जाते। पुलिस को हम बताते हैं कि अमुक जगह पे ये लड़कियां हैं जिनके पास फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है, और वो लड़कियां माइनर भी है, घर से मिसिंग भी है, उसकी एफआईआर वेस्ट बंगाल में भी हुई है। जो भी हमारे पास एविडेंस है वो लेके जाते हैं। पुलिस के साथ एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान होता है। रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले पंचनामा होता है, उसमें एक पंच और विटनेस सोशल वर्कर को लिया जाता है, हम कंप्लेनेंट बनते हैं, और फिर एक रेड रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान होता है। रेड में जाने से पहले जो भी प्रोसीजर होती है, फिर रेड करने से पहले एक डेकोई कस्टमर को भेजा जाता है, कोई करेंसी नोट दे के उसके ऊपर पुलिस का कुछ साइन होती है, वो करेंसी नोट वहाँ देते, मनी ट्रांजैक्शन होता है। बाद में हम जब रेड के लिए जाते हैं तभी वो पैसा वहाँ से मिलना चाहिए, और फिर जैसे कॉन्डोम मिलता है, वो सब मिलने के बाद फिर वो लड़की को हम पुलिस स्टेशन लाते हैं, उसकी एफआईआर होती है, स्टेटमेंट होता है, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और कोर्ट के ऑर्डर से ये लड़की यहाँ आती है। यानी जो भी प्रोसीजर होती है वो पूरी लीगल होती है। मैम, पुलिस का सपोर्ट कितना मिलता है? कभी ऐसा लगा कि नहीं, पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है जितना कि करना चाहिए, ऐसा कभी फील हुआ? देखिए, पहले ऐसा था कि पुलिस से सहयोग मिलता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के पास बहुत काम रहता है, कभी वीआईपी बंदोबस्त, तो कभी फेस्टिवल बंदोबस्त, तो हमें वैसे प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने
एक कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल किया था कि हमारा जो काम है वो काम करने के लिए सेपरेट पुलिस होनी चाहिए। और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ 500 करोड़ से ज़्यादा की गवर्नमेंट ने उसके लिए बजट एलोकेट किया। और अभी यहाँ पे हर एक जगह पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, AHTU, जिनका काम ही जो ये मिसिंग लड़कियां है, लापता लड़कियां है, उसको ढूंढ निकालना। हालांकि अभी तो पुलिस हमारे से हेल्प मांगती है कि अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो, क्योंकि उनको भी तो गवर्नमेंट ने, हालांकि गवर्नमेंट बहुत सेंसिटाइज हुई है बहुत ही कि इतनी सारी लड़कियां मिसिंग हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाले। मैम, ये सब प्रोसेस में कितना टाइम लगा जब आपने ये मांग रखी कि अलग से पुलिस टीम होनी चाहिए हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और उससे लेके फैसला आने तक और ये सब बनने तक कितना टाइम लगा? वैसे तो 10-15 साल लग गया। मैं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो गवर्नमेंट की है उसमें थी और मैं हर बार वो डिमांड करती थी। हालांकि वो नेशनल ही ऑर्डर था और वहीं से ही ऑर्डर हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में ही नहीं हुई थी। बाकी सब राज्यों में AHTU बन गया था। फिर महाराष्ट्र के लिए हमने रीट पिटीशन फाइल किया, वो भी 5 साल लगा। लेकिन अभी हमारे बहुत सपोर्ट मिलता है पुलिस से। ये कितने सालों से ऐसा हो रहा है कि एकदम प्रॉपर सब कुछ हो गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग है पुलिस टीम है जो हमेशा इस तरह के कार्यों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और प्रॉपर तुरंत काम, मतलब उनकी मदद मिल जाती है? ये 10 साल से तो हमें मतलब पुलिस, लॉ एंड जुडिशरी सबसे हमें सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है और हमारे अभी हमारा जो शेल्टर होम है उसमें 23 अलग अलग राज्यों की है, इंडिया के अलग अलग राज्यों की लड़कियां हैं और 6 से 7 अलग अलग कंट्री की लड़कियां हैं। अभी दूसरी कंट्री की लड़कियों को भेजने के लिए हमें होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स का भी सपोर्ट चाहिए, जो हमें सहयोग मिल रहा है। पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है मैम? लास्ट 10 साल से हमें पूरी तरह से सपोर्ट मिल तो रहा है। भारत से बाहर की लड़कियों को रेस्क्यू करके उन्हें अपने देश तक पहुंचाने के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? क्या कुछ लीगल एक्टिविटीज़ होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं? देखिए, जब हमें पता चलता है या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे बहुत सारे अंडर कवर इन्फॉर्मर है, हमारे स्पाई भी है जो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको रिवॉर्ड भी देते हैं। तो ये डिटेक्टिव एजेंसी की तरह हमारी जो एक्सपर्टी है वो है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडियन लड़कियों के साथ कोई और थाईलैंड की लड़कियां है या नाइजीरिया की लड़कियां है, तो हम जब रेड करने जाते हैं तभी उनको भी रेस्क्यू करते हैं। या तो लड़की को एक क्लाइंट को बोलती है कि हमको यहाँ से निकलना है और हमें क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब हम ये लड़कियां को जो रेस्क्यू करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये भारत की नागरिक नहीं है, बांग्लादेश की होती है, पता चल जाता है, या नाइजीरिया की जो भी है पता चल जाता है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं होता है, क्योंकि दलाल जब उसको लाता है तभी उसका पासपोर्ट और वीज़ा ले लेता है। मतलब वो लड़की के पास कुछ भी आधार नहीं होता है। तभी फिर हम एम्बेसी का कांटेक्ट करते हैं, जैसे थाई एम्बेसी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स का कांटेक्ट करते हैं कि ये दूसरे देश की नागरिक है, इसके पास कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं है। तो हमें फिर अलग अलग एम्बेसी और बांग्लादेश हाई कमीशन, बांग्लादेश की भी बहुत सारी लड़कियां हमारे शेल्टर होम में, तो हमें, लेकिन उसकी लीगल प्रोसीजर थोड़ी लंबी है, क्योंकि वन वे ट्रैवल परमिट बनानी पड़ती है, वन वे पासपोर्ट बनता है, तो उसके लिए। तो रेस्क्यू करने के बाद जब उन लड़कियों को आप लाती हैं और उनको अपने देश तक भेजने तक, उस बीच में उन लड़कियों को आप कहाँ रखती हैं? हमारे शेल्टर होम है, महाराष्ट्र में हमारे 3 शेल्टर होम है, एक मुंबई में, एक पूना में है और एक पालघर ज़िले में है, और एक हमारा दिल्ली में शेल्टर है। जहाँ पे हमारा शेल्टर हमारा खुद का नहीं है, वहाँ पे हम गवर्नमेंट शेल्टर होम है या कोई भी संस्था का होता है प्रोटेक्टिव होम, जो संरक्षण गृह बोलते, वहाँ पे रखते। बाद में हम पूरा फॉलोअप करते हैं, उसका काउंसलिंग, उनकी मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट है, या अगर
प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना, प्रेग्नेंट है अगर वो एबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो करवाना, उनका मेंटल हेल्थ का पूरा देखना और फिर उसका रिहेबिलिटेशन, रिपेट्रिएशन को, क्रॉस बॉर्डर रिपेट्रिएशन और हमारे इंडिया के अंदर भी उनको घर वापस भेजना, ये सभी प्रोसीजर हमें गवर्नमेंट और पुलिस के साथ मिलके हम करते हैं। तो मैम इन सब लड़कियों में जितनी भी लड़कियां आज तक आपने रेस्क्यू की हैं करीब 9,000 8,000 9,000, तो उन लड़कियों में क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस भारत के किस राज्य से लड़कियां होती हैं, और भारत के बाहर अदर देश की अदर कंट्रीज़ की बात करें तो किस देश से होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब हमने ये काम शुरू किया तभी तो सब लड़कियाँ नेपाली, हमको लगता था नेपाली है, नेपाल की सबसे ज़्यादा थी, लेकिन दार्जिलिंग है, सिक्किम है, वो साइड की हुआ करती थी। अभी तो देखिए हमारे इंडिया की 23 अलग-अलग राज्यों से लड़कियाँ हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव है, हमारा जो डेटा है, उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पश्चिम बंगाल से हैं। मैम इनको रेस्क्यू करने के बाद जब आप अपने पास लाती हैं तो उनका मेडिकल हेल्थ कैसा होता है, चाहे फिज़िकली बात करें या मेंटली बात करें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस तरह के सिचुएशन में फंसी रहती हैं तो मेंटली भी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती होंगी, तो कैसा रहता है उनका मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ? देखिए, वो मानसिक रूप से तो पूरी टूटी हुई होती है। एक तो ये है कि वो इसमें इतना सारा डिप्रेशन और अपने आप को इनसिक्योरिटी वो महसूस करती है, क्योंकि उसको बेचने वाला कोई उसका पहचान वाला या नज़दीक का आदमी ही था। मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया था उसने ही बेचा। इसीलिए उसका भरोसा किसी के ऊपर नहीं होता है। तो ये लड़की जब हमारे शेल्टर में आती है ना, तभी उसका विश्वास संपादन करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारी काउंसलर को सच बात नहीं बताएगी, खुल के नहीं बताएगी, और वहाँ रहने के बाद थोड़ा ड्रग एडिक्टर कभी हो जाती है, कभी अल्कोहलिक हो जाती है, तो डी एडिक्शन ट्रीटमेंट के साथ फिर उनकी मेंटल हेल्थ देखना। अभी उसके उनकी मानसिक स्थिति तो ऐसी होती है ना, वो बहुत गुमराह होती है। मतलब एक बार उसने डिसीज़न लिया कि मुझे यहाँ से निकलना है। यहाँ आने के बाद फिर उसके सामने प्रश्न चिन्ह होता है, मुझे समाज में कौन अपनाएगा? तो इसके लिए काउंसलिंग, थेरेपी और कभी मेडिकेशन भी हमें दिलानी पड़ती है। कोई-कोई लड़कियों के ऊपर इतना अत्याचार होता है कि वो याददाश्त खो चुकी होती है। कोई लड़की को तो कुछ वो लोग हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, उसकी वजह से लड़कियाँ है 12 साल की लेकिन दिखेगी 20 साल की। तो उनके ऊपर और इतना टॉर्चर और इतना अत्याचार हुआ होता है कि फिर लड़की हम जब लाते हैं तभी उसका एचआईवी टेस्ट करवाते हैं। अगर एचआईवी पॉजिटिव निकली तो फिर उसको और ट्रॉमा आएगा। प्रेग्नेंट निकली तो प्रेग्नेंट लड़की के लिए भी अगर वो नहीं चाहती है तो हमें एबॉर्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि वो बोलेगी कि घर वापस जाना है और ये पाप लेके मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब उनके साथ टैकल करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैम जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, मान लीजिए जिसने अबॉर्शन करवा लिया उसका तो ठीक है, और जो लड़कियां अबॉर्शन नहीं करवाती हैं या फिर उस दौर से बाहर आ चुकी होती हैं कि अब अबॉर्शन कराना मुश्किल है, तो फिर जब वो उनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों का कैसे आप देखभाल करती हैं, कैसे उनका टेक केयर करती हैं, उस बारे में भी बताइए। देखिए, लड़की को तो हम काउंसलिंग में इतना एम्पावर करते हैं कि देखिए, वो बच्चे का बाप का नाम तुझे मालूम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू उसकी माँ है, अगर तू उसका परवरिश करना चाहती है तो हम तुझे हेल्प करेंगे। तो वैसे बच्चे को हम फिर हॉस्टल में भेजते हैं और कोई स्पॉन्सर करता है ऐसे बच्चे को। ज़्यादातर लड़कियां तो यही बोलती है कि ये बच्चे मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब हॉस्पिटल में मुझे उसका मुंह भी मत दिखाना, नहीं तो उससे लगाव हो जाएगा। तो वहीं से एडॉप्शन में चला जाता है, और जो लीगल जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीजर होती है उस तरह से ही करते हैं। ज़्यादातर लड़कियां वो वापस नहीं रखना। जो रखती हैं उन बच्चों को भी आप अपने पास रखती हैं? जी हाँ, ऐसे बच्चे भी अपने पास है, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें स्कूल भेजती हैं हाँ, नॉर्मल, हर हाँ, स्कूल में वो लोग को ईज़िली यहाँ पे लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हाँ, किसी हाँ। भी स्कूल में आप चाहें तो करवा सकती हैं। हाँ, देखिए अभी हम
ये सेक्स वर्कर के बच्चे को तो हम स्कूल भेजते ही है, लेकिन जो लड़की को हमने रेस्क्यू किया, जिसको हम सेक्स वर्कर बोलते हैं, वो लड़की का कोई आइडेंटिटी नहीं होती उनके पास। रेस्क्यू करने के बाद फिर हम कोर्ट से एक ऑर्डर लेते थे, राइट टू एजुकेशन। कोर्ट का ऑर्डर होता है, इसीलिए कोई भी स्कूल को उनको एडमिशन देना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में ही हम भेजते हैं, तो राइट टू एजुकेशन में अगर उसका कोई नहीं है आइडेंटिटी, फिर भी उनको मिलता है। अभी तो गवर्नमेंट ने हमारी लड़कियों को आधार कार्ड से लेके हर एक चीज़ प्रोवाइड किया है। लड़कियां, उनका आईक्यू टेस्ट होने के बाद उनको स्कूल में एडमिशन मिलता है और ये लड़कियां पढ़ रही है। और जो बच्चे के बाप का नाम नहीं है, बच्चे के पीछे माँ का नाम है, उसको भी एडमिशन मिल रहा है। स्कूल में किसी तरह की परेशानी उन्हें होती है, अपने फ्रेंड सर्कल, टीचर्स, होता है ना कि भेदभाव वाली बात कह सकते हैं, आप समझ सकती हैं मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो हम जब एडमिशन दिलाते तभी प्रिंसिपल से ये सब बात करते। अभी हमारी लड़कियां सब म्यूनिसिपल स्कूल में जा रही है। अभी 30 लड़कियां एक ही जगह से आ रही है, तो पूछते हैं कि कहाँ से आते हो, तो लड़कियों को सिखाया है कि हॉस्टल, हम हॉस्टल में रहते, यहाँ आते और फन है ऐसा करके। लेकिन उनकी पेरेंट्स मीटिंग होती है तब हम जाते हैं। तो कभी इनके पास्ट का पता चलता है तो देखिए, हमारे समाज में वो तो सोशल स्टिग्मा रहेगा ही और रहता है। मैम मैंने आपके इंटरव्यूज़ में ये भी सुना है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें आप रेस्क्यू करती हैं, तो उन्हें अपना एड्रेस, अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता होता है, भूल जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी कम एज में यहाँ पे आ जाती हैं। और तो उनको घर तक ले जाने में आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कैसे आप उनके घर को फिर ढूँढती हैं जब एड्रेस भी नहीं पता है, गाँव का नाम पता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है, फिर कैसे पहुँचती हैं आप? देखिए, कभी लड़की बोलती है कि एड्रेस पता नहीं है, वहाँ पे एक पहाड़ था और एक नदी थी, कुछ जिला का नाम मालूम नहीं होता है, तो हम बहुत कोशिश करते हैं। एक लड़की का घर हमें 12 साल के बाद मिला गूगल मैप से, कुछ कुछ उसको याद था। और कोई लड़की हो सकता है, हाँ, अभी हमारे ध्यान में ये भी आया है कि लड़की को लगा कि भाई मेरे घर में 5 बहन है, बड़ी बहन की शादी के लिए भी बाप के पास दहेज नहीं था, इसलिए मुझे बेच दिया। तो बोलती है कि घर का पता ही पता मालूम नहीं है। अभी जो लड़की का पता एड्रेस नहीं मिलता है, उसको फिर कोर्ट स्टेटलेस डिक्लेयर करते हैं और उनकी लीगल गार्डियन गवर्नमेंट होती है, हम सिर्फ केयर टेकर होते हैं। तो फिर वो लड़की को हमें यहाँ पे रखना है, पढ़ाना है, उसके पैरों पे खड़ा करना है, जॉब पे लगाना है, शादी करवानी है, वो सब। मैम लड़कियों के बोली लगने की बात भी मैंने आपके इंटरव्यूज़ में सुना है कि जितनी कम एज की लड़कियां होती हैं उन्हें उतने ज़्यादा दामों पे ख़रीदा जाता है, ये क्या मामला है? देखिए, एक वर्जिन लड़की होती है, उसके लिए तो बोली लगाई जाती है, उसको बोलते हैं नथ उतारना। मतलब पहली बार वो वर्जिन लड़की के साथ सेक्स करने के लिए भी उनका ऑक्शन होता है। और वैसे लड़कियां 2 लाख 5 लाख इस तरह से ऑक्शन होता है और वो लड़की उसको सप्लाई होती है। और वैसी लड़की को भी हमने रेस्क्यू किया था। इस तरह के ऑक्शन कहाँ होते हैं मैम? ये तो ये ऑक्शन रिसोर्ट में भी होते हैं, ये ऑक्शन कोई अलग जगह पे भी होता है। अभी तो ये मोबाइल में सब ऐप भी आ गई और बहुत सीक्रेट भी रख सकते हैं। अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, वरना पहले ऑक्शन रिसोर्ट पे हुआ करता था। इसमें किस तरह के लोग शामिल होते हैं? बहुत बड़े लोग शामिल होते हैं उसमें, बहुत बड़े लोग, अभी क्या बताएं हम, लेकिन मल्टी मिलियनर लोग भी ऐसे में पकड़े गए हैं और उनके सामने एक्शन हुआ है। मैम अब तक आपने जितने भी रेस्क्यू किए हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कब रहा और क्या थे वो चैलेंज रेस्क्यू करने के दौरान की बात? देखिए, चैलेंज तो हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम
हम रेस्क्यू करने जाते हैं और थोड़ा सा भी उनको पता चल गया, अगर इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो 2004 में हम एक बार रेस्क्यू करने के लिए गए और वो लड़कियों को हिडन सेल में छुपा दिया था और वो तोड़ के लड़कियां निकाली हमने। वो लड़कियां को निकाली, हमारे साथ पुलिस थी, फिर भी हमारे हाथ से छीन के मॉब वाले लेके गए और वो लड़कियां नहीं मिली। और फिर री रेस्क्यू किया, वो लड़की को भी 3 लड़कियां फिर मिली। उसके बाद पुलिस ने बोला कि कल इसकी एफआईआर करेंगे, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। दूसरे दिन वो लड़कियां ही नहीं आई, बोले उसके माँ बाप को हैंड ओवर कर दिया। और वो लड़कियां को हमने दूसरी जगह जाके रेस्क्यू किया और फिर लड़कियों को हमने खड़ा किया। बाद में एक सीनियर पीआई थे नागपाड़ा के, वो सस्पेंड हुए और बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई। लेकिन हमने देखा कि जब ऐसी इसके सामने जब हमने क्रांति की है ना, तभी हमें भी बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये नुकसान मैं जानती हूँ और इस बारे में बोलना भी लगता है कि मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आपने अपने इस कार्य को रेगुलर रखा, ये बहुत बड़ी बात है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैंने ये भी इंटरव्यू में सुना था कि पुलिस ने उसको एक्सीडेंट ही बताया। ये मैंने करीब 1 साल पहले के इंटरव्यू में आपके सुने। तो क्या उसमें फिर कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, जब चल रहा था ना, जैसे हम फाइट कर रहे थे और हमने एक पुलिस के खिलाफ कंप्लेन किया, वो सस्पेंड हो गए और हमें बहुत थ्रेटिंग कॉल आते थे। और बाद में जब बालकृष्ण आचार्य वापस आ रहे थे और रास्ते में ही अ, सीट बेल्ट पहना हुआ, सिर्फ पतरा यहाँ पे घुसा हुआ, इस तरह का एक्सीडेंट था। तो ये फ्रेम एक्सीडेंट ही था और मैं आज भी मानती हूँ कि वो मर्डर था। अभी पुलिस ने अपने जांच में ये बताया कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन मैं आज भी मानती हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। वो रेस्क्यू के लिए ही गए हुए हाँ, थे ना रेस्क्यू मैम? के लिए गए थे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैम के हस्बैंड जो कि इनके साथ आपके दाहिने हाथ थे, वो उन्होंने ही आपको हिम्मत दी, साथ निभाया। वो कस्टमर बन के जाते थे, लड़कियों का पता करते थे, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते थे हाँ, और फिर मैम और सर दोनों मिलके लड़कियों का रेस्क्यू करते थे। और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था और वो आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। बाद में मैंने ये भी सुना कि उसके दूसरे दिन रेड लाइट एरिया में आतिशबाज़ी हुई थी, उन्होंने खुशियाँ मनाई थी। इस बारे में कुछ हाँ, बोलेंगी मैम? ये सही बात है, क्योंकि जब हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और हमें लगा सीरियस होगा, लेकिन उन लोगों को पता चल गया कि वो मर गए हैं। और वहाँ पे हमें हमारे जो वो तो इन्फॉर्मर है जो बुलेश्वर वो साइड रहते हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो फटाके फूट रहे हैं, मिठाई बाटी जा रही है। तो हमें पता चल गया कि वो हो गया मर्डर और काम ख़त्म हो गया। उसके बाद तो मैम जब इतना कुछ हो गया तो आपके फैमिली ने आपको बोला होगा नहीं इस तरह के काम आप भी मत करो। यकीनन हर कोई घर का हर एक सदस्य डर गया होगा कि इसमें इतना ज़्यादा रिस्क है, तो आप मत करो। फिर कैसे आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा? देखिए, जब हम दोनों काम कर रहे थे तभी भी फैमिली तो मना ही कर रही थी कि क्यों कर रहे हो? ये क्या मौत के मुँह में हाथ डालने जा रहे हो? ये सब माफ़िया लोगों के सामने आप दुश्मनी कर रहे हो। लेकिन हमने बोला नहीं, हमें करना ही है। और जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो मेरे परिवार वालों ने सब ने बोल दिया कि बस अभी बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं करना है। और बोले ये संस्था नहीं चलानी है, ये जो गवर्नमेंट को दे दो कुछ भी। और तभी मैं भी थोड़ा टाइम के लिए मैं भी तो एकदम ये हो गई कि ये लोग तो जीने नहीं देंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं,
मेरे पति का मौत का बदला यही है कि मैं और काम करूँ और रेड करूँ और ये माफिया को मैं अंदर करवाऊँ। वही मेरे पति की श्रद्धांजलि है और मैंने ये काम किया। बाकी हमारे पूरे परिवार ने मना किया था कि ये सब बंद करो। मैम इतनी सारी लड़कियों में कोई ऐसी लड़की जिसने सबसे ज़्यादा आपके दिल को छुआ हो, जिसकी स्टोरी ने ऐसा कोई? वैसे तो हर एक लड़की दिल को बिल्कुल, छू लेती है, लेकिन एक 9 साल की लड़की थी जो वो HIV पॉजिटिव हो गई थी। उसको 7 साल की उम्र में प्रोस्टिट्यूशन में डाला था और फिर 12 साल की हुई और उसकी डेथ हो गई। तो उसको हम पढ़ाते थे। वो बोले मैं आगे बढ़ूँगी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो ये देखिए हमारे समाज के एक दूसरी बाजू ऐसी है कि 9 साल की लड़की HIV पॉजिटिव, 12 साल में उसकी डेथ। और वैसे तो कितनी कहानी है, 14 साल की लड़की माँ बनी हो। और पहले तो मैं HIV केयर सेंटर चलाती थी। हालांकि बहुत मैंने डेथ देखी, मैंने HIV केयर सेंटर बंद कर दिया। तो इसमें जब लड़की को एड्स हो जाता है महिला को, तभी उसको स्ट्रीट में फेंक दिया जाता है। उसको 5-7 साल जितने भी कमा लिया, बाद में जाओ। एक एज होने के बाद ये काम ऐसा है कि एक एज तक है, एक एज होने के बाद वहाँ की महिलाएं क्या करती हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनकी लाइफ कैसी होती है? देखिए इनकी कमाने की उम्र, यानी जब तक वो जवान है तब तक ही क्लाइंट आएंगे। बिल्कुल। बाद में तो इन लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। अभी अभी क्या है कि अभी कमाठीपुरा में कोई कोई औरतें जो 35-40 साल की हो गई, एड्स भी हो गया है और उनको व्यसन भी लग गया है, तो अभी भीख मांगना पड़ता है। तो उनको फिर कोई समझ भी नहीं अपनाता है। एक एज के बाद तो उनकी हालत बहुत बदतर होती है। मैम ट्रेन से भी आप लड़कियों को रेस्क्यू करती हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि कोई एक साथ कई लड़कियों को ले जा रहे होते हैं, तो वो कैसे होता है, वो कब से आपने स्टार्ट किया है, उसका पता कैसे चलता है आपको? देखिए हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो सब जगह पे, मतलब पूरा देश भर में और क्रॉस बॉर्डर तक फैला हुआ है। तो वहाँ हमें कभी आंध्र से लड़कियाँ मिसिंग होती है या कर्नाटक से मिसिंग होती है, झारखंड से मिसिंग होती है। अभी तो हमारे साथ झारखंड भवन जुड़ा हुआ है, RPF, GRP, चाइल्ड लाइन। तो हमें पता चला कि कुछ बच्चे को लेके झारखंड से आ रहे हैं और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आने से पहले ही समझो फरीदाबाद उतर जाएंगे या कहीं उतर जाएंगे। तो हमने छोटे छोटे स्टेशन पे भी वॉच रखा था, हमारे पास टिप्स थी। तो हमने रेलवे स्टेशन से बहुत मतलब यहाँ मुंबई में हमने कल्याण से भी रेस्क्यू किया है, थाने से भी किया है और दिल्ली में हम फरीदाबाद है या पुरानी दिल्ली है, दिल्ली कैंट है, वहाँ से भी रेस्क्यू किया है। क्योंकि उसका एक्सप्लॉयटेशन होने से पहले हम रेस्क्यू करते हैं। तो बहुत बार हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर पहले मिल जाती है तो लड़कियां बिक जाने से पहले ही हम रेस्क्यू कर लेते हैं। रेलवे का इसमें क्या सपोर्ट मिलता है, कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिए? नहीं, रेलवे का हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। RPF, GRP हमारे साथ काम करती है जैसे भी। और अभी तो रेलवे ने भी मुहिम चलाई है और हमने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ भी पहले अभियान शुरू किया था। पहले वो स्लोगन भी बजाते थे ट्रेन में जब ये साउंड सिस्टम शुरू किया। और हमने वो क्या बोलते हैं स्टिकर वगैरह लगाना कि आपको अगर कोई आपको अनजान लोग मिलते हैं, अगर कुछ खाने को देते हैं तो खाना नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी लड़कियां हैं बोले हमको ना ट्रेन में कुछ पिलाया, हम होश खो बैठे, हम उठे तभी मुंबई आ गया था। मतलब तो एक अवेयरनेस आनी चाहिए। और ट्रेन से करोड़ों लोग रोज की यात्रा कर रहे हैं, जी। तो इनमें तो अवेयरनेस होनी चाहिए। एक कोई जागरूक नागरिक था, उसने एक ट्रेन में उसको ऐसा लगा, मेल एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ 40 जितनी लड़कियां थी।
और उसको लगा कि इसके साथ जो है वो कोई उसका लीगल गार्डियन नहीं है, और सब लड़कियां छोटी थी। तभी इसने ट्वीट किया और अगले स्टेशन पे ही आरपीएफ जीआरपी खड़े थे। मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा होता है ट्रेन से, तो ट्रेन में तो अवेयरनेस होनी चाहिए। आपने बोला कि एक ट्वीट की बदौलत जो है इतनी सारी लड़कियां रेस्क्यू हो पाई। सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए हाँ, तो वो कितने बड़े लेवल पे काम कर सकता हाँ। है। तो सोशल मीडिया को लेके और कुछ कहेंगे मैम कि सोशल मीडिया के ज़रिए आज के टाइम में बहुत ऐसे भी मामले आते हैं कि लड़कियां उसके ज़रिए भी फंस जाती हैं हाँ, और ये ट्रू है। तो सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ये कोरोना के बाद सबके हाथ में मोबाइल आ गया, ऑनलाइन पढ़ाई ये वो। तो पहले तो ऐसा हुआ करता था कि गरीब की लड़की है, वही ट्रैफिक होती थी। आज तो ऐसा है कि अच्छे घर की लड़की भी फँस जा रही है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल है। फिर ऑनलाइन कुछ किया, फिर अपनी रील्स बनाई, और ऑनलाइन में भी बहुत सारी ऐसे वेबसाइट है जिसमें लड़की को बोलते हैं तो अगर तुम्हें रोज़ का इतना कमाना है तो ये नंबर पे कांटेक्ट करो, या ये करो, या ये लिंक ओपन करो। उसमें भी बहुत सारी लड़कियां फंसती है। तो सोशल मीडिया अवेयरनेस का काम भी करता है, और सोशल मीडिया से लड़कियां फंस भी रही हैं। मैम यहाँ पे कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप लड़कियों को? कम एज की लड़कियाँ भी आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह सबके प्रोफाइल बने हुए हैं, स्नैपचैट। वहाँ पे किस तरह के ऐड से, किस तरह के अट्रैक्टिव कंटेंट से वो खुद को बचाएं और कैसे बचाएं? देखिए, सोशल मीडिया में इनको टारगेट किया जाता है। ये जो एडोलेसेंट ग्रुप है, 12 साल से 18 साल के बच्चे को कैसे गुमराह किया जाए, वो आज ये ऐड काम करती है। तो इसमें फँसना नहीं चाहिए, एक्चुअली सोचना चाहिए कि कभी कौन-सी रील्स ये वो देखने के बाद अपनी रील्स ये अपलोड करते। फिर ये जो भी जो माफ़िया है, उनका काम यही है, यही सब वॉच करना, फिर उसको लाइक करना, फिर उसका अप्रोच करना, फिर उसको मिलने के लिए बुलाना या बचाना। या तो अभी तो ऑनलाइन का भी इतना चल रहा है, अभी तो ऑनलाइन सेक्स का एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ है कि तुम वहाँ से वीडियो कॉल करो, ये तुम्हारा बहुत कपड़ा ज़्यादा। निकाल दो, और फिर उनको बोलते हैं कि अभी तेरा तो हम ये कर देंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तू बदनाम हो जाएगी, तू यहाँ पे आ। इस तरह से करके फंसाते हैं। तो पोर्नोग्राफी बोले तुम्हारी हमने जो बना ली है पोर्नोग्राफी, अभी तुम बदनाम हो जाओगी। ऐसे में लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में भी आती है, इवन कोई सुसाइड भी कर लेती है। मैम यहाँ पे गवर्नमेंट का, भारत सरकार का या राज्य सरकार का किस तरह का रोल हो सकता है जो अभी तक नहीं है, होना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए? सोशल मीडिया भी एक तो एक एज ग्रुप तक बैन होना चाहिए। बाकी लड़कियों को देह व्यापार से बचाने के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है और क्या कुछ होना चाहिए आगे जो अब तक नहीं हुआ है? देखिए, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कानून में चेंज आना चाहिए। अभी सरकार का क्या है कि नरोवा कुंजरोवा, मतलब जो जब तक लड़की सामने आके कंप्लेन नहीं करती है तब तक वो मुसीबत में ऐसा माना नहीं जाता है। प्रूफ चाहिए उनको प्रूफ तो। चाहिए। अगर लड़की बोलेगी कि मेरे पे गैंग रेप हुआ, तो लड़की पहले तो उस हालत में तो होनी चाहिए ना। अभी एक जर्नलिस्ट को 20 साल लगा मी टू बताने के लिए, उसने उसका एक्सप्लॉइटेशन किया था। वो हाईली क्वालिफाइड लेडी को अपने बॉस को एक्सपोज करने में 20 साल लगा। ये तो अनपढ़ गवार गरीब घर की लड़की, वो कहाँ पुलिस के पास जाएगी कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे पे अत्याचार हो रहा है, हमारे पे गैंग रेप हो रहा है। तो अभी समझो कि चाइल्ड लाइन है, बोले चाइल्ड लाइन को आप फ्री में फ़ोन करो, लेकिन कहाँ आप वहाँ पे कुछ लगाओ। फ्री में फ़ोन करेगी निर्भया पथक को लड़की कब फ़ोन करेगी, क्योंकि वो बंधक है, उसके पास कहाँ कुछ है। तो लेकिन सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी कानून भी बहुत कड़क, हाँ, मैं
सरकार की ये बात को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया रेप हुआ तो पूरा देश मोमबत्ती लेके निकल पड़ा। और यहाँ पे रेड लाइट एरिया में एक लड़की के ऊपर 25-25 बार रेप हुआ है, हो रहा है। वहाँ पे कोई लोग नहीं बोल रहे। निर्भया के लिए तुम पूरा देश खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कानून बना, पॉक्सो, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कोई क्लाइंट पकड़ा जाता है। पहले क्लाइंट को कोई पनिशमेंट नहीं थी, तो क्लाइंट को रेपिस्ट करके ही ट्रीट किया जाता है और लड़की को कॉम्पेंसेशन देती है गवर्नमेंट। लेकिन ये है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को कॉम्पेंसेशन है। अभी 18 साल के एक दिन ऊपर चला गया तो वो लड़की को कोई सरकारी लाभ नहीं। ये कानून की कमज़ोरी है, ये एक तरह कानून से की कह कमजोरी। और अभी एक जो न्यू ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ अभी पार्लियामेंट में पड़ा है, वो आज भी साइन नहीं हुआ है। अगर वो बिल पास हुआ तो ये जो ट्रैफिक सर्वाइवर, ये ट्रैफिक विक्टिम है, उसको सुविधा मिलेगी और कानून कड़क होगा। आज समझो कि कोई पश्चिम बंगाल से या बिहार से कोई लड़की को कोई ट्रैफिकर लाया, हमने यहाँ रेस्क्यू किया। यहाँ पे जो मैनेजर बैठी थी उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। वो मैनेजर बोलती है कि भाई इधर यहाँ पे तो कोई और लेके आया है। मतलब कानून में इतनी लॉ फॉल्स है कि वो मैनेजर छूट जाती है। अभी वो जो मैनेजर है वो बोलती है कि 10 साल पहले मुझे भी किसी ने बेचा था। तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस बिहार में इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा पाती है, क्योंकि हमारा वो कानून जो इमोरल प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग एक्ट ITPA बना है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत लो फॉल्स है। अभी जो न्यू ट्रैफिकिंग बिल पार्लियामेंट में है, वो अगर पास हो गया तो कानून सख्त होगा। हालांकि मैं अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद होगा, क्योंकि जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई रहेगा। हमारे समाज में डिमांड है। ये डिमांड कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। ये डिमांड तो राजाशाही से चल रही है, जी। तो मुझे नहीं लगता है कि डिमांड ख़त्म होगी। अगर लोगों में अवेयरनेस आए, जैसे कि कोई भी लड़का या पुरुष को ऐसा लगता है कि प्रोस्टिट्यूट यानी कि हम वो अपनी मर्जी से कर रही है और उसके ऊपर पैसा फेंको, अपना ये करो, इवन उसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन फिर भी तो हमारी तो सबको ये अपील है कि डिमांड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी या सबसे पहले टीचर जो होते हैं हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे गार्डियन होते हैं। उन्हें अपने बच्चों को, लड़की है या लड़के हैं, उनकी परवरिश कैसी होनी चाहिए। पहले जैसे पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है, तो लड़कों को छूट दी जाती है कि भाई तुम बाहर जाओ, लेट भी आओ तो कोई नहीं। हालांकि अभी हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कमी है। इस बारे में क्या कहेंगे, पेरेंट्स की पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, ये हमारा इंडिया में ना अभी भी दो देश जिंदा है, एक इंडिया है और एक भारत है। जो पेरेंटिंग जो मतलब पैसे वाले हैं या ऐसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, वो बेटे बेटी को इक्वल समझते हैं। लेकिन आज भी हमारे गांव में बेटा बेटी के बीच में फ़र्क है। बेटे को दूध मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा। अरे तू तो पराए घर जाएगी, तुझे ये करके क्या करना है। तो आज भी हमारे समाज में लड़का लड़की के बीच में तफावत है। हम चाहे कितनी भी बड़ी बात कर ले, वो जब तक ये माँ को ही समझना होगा कि बेटा बेटी समान होना चाहिए। माँ को भी यही लगता है कि मेरा बेटा है, बेटी तो क्या ससुराल चली जाएगी, दे देना पड़ेगा, बेटा हमको बुढ़ापे में संभालेगा। हालांकि बहुत सारे ओल्ड एज होम खुल गए, अगर बच्चों ने संभाला होता तो ये नहीं होता। लेकिन आज भी बेटा बेटी के बीच में तफावत है। और हम इतना लड़की को परमिशन या छूट नहीं देते हैं कि वो अपने आप को पुरुष के इक्वल कर पाए। मैम,
पास अभी बहुत सारी लड़कियां, कितनी लड़कियां होंगी जो आपके पास रह रही हैं? अभी हमारे चार शेल्टर होम में 350 से ज़्यादा लड़कियां हैं। और जब तक जितनी भी लड़कियों को आपने रेस्क्यू किया है, पहला ऐसा फीलिंग जब किसी लड़की को आपने रेस्क्यू किया और उसने आपको माँ कहा हो? देखिए, जब मैंने रेस्क्यू किया तो मैंने बोला कि बेटा बाहर आ जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। और वो लड़की ने आके मुझे ऐसे पकड़ा और उसने मुझे माँ बोला। तो मतलब तो पहले ही बार माँ सुना। हमारे तो कोई संतान थे नहीं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बस यही मेरा परिवार है। और उसके बाद तो ये शुरू हो गए, कोई लड़की को मैंने नहीं बोला है कि तुम मुझे माँ बोलो, लेकिन सब लड़कियाँ मुझे बड़ी मम्मी बोलते हैं। तो माँ से भी बढ़ के हैं, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, 1 या 2 बच्चों को पालती हैं, आप तो इतने हज़ारों बच्चों की माँ हैं। जब मदर्स डे आता है तो लोग जाते हैं ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप से मिलने के लिए। जैसा कि आपने बोला कि अगर बच्चे पालन पोषण करते तो इतने सारे ओल्ड एज नहीं हो खुल जाते। आप एक ऐसी माँ हैं जो बच्चों को अपने पास लाती हैं, अपने पास रखती हैं। उन्हें किस तरह से एजुकेट करती हैं मैम, जो लड़कियाँ आपके पास होती हैं? उनके करियर को आप कैसे बनाती हैं? उनके फ्यूचर को आप कैसे प्लान करती हैं? क्या कुछ देखिए, जो लड़की 18 साल के ऊपर की है वो और घर से मिसिंग है, तो वो 6 महीने के अंदर वो चली जाती है। लेकिन जो लड़की छोटी है और यहाँ पे लंबा समय तक रहने वाली है, या तो वो लड़की का हम पहले से ही उसका केयर प्लान बनता है। मतलब उसका एडमिशन करवाना हमारे यहाँ पे 10th तक कंपलसरी है, या तो हम NOIS से दिलाते हैं, 3 साल में SSC पास करवाते हैं। उसके बाद फिर उसकी क्या इच्छा है। अभी एक लड़की हमारी फार्मेसी में जाने वाली है, साइंस लिया था, कोई ट्यूशन नहीं, कोई क्लास नहीं, अपने दम पे वो 12th पास किया। अभी बहुत हमारा 100% रिजल्ट है 10th और 12th का। 2 लड़कियां सोशल वर्कर बन गई, पुलिस में गई है, एक एयर होस्टेस बनी है। और हमारी लड़कियां आज मेरे जैसी संस्था भी चला रही है। नेपाल में शक्ति समूह करके मेरी लड़कियां संस्था चला रही है, और उसको भी रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। एक पश्चिम बंगाल में एक पूरा सर्वाइवर ग्रुप चला रहा है, उसका नाम है मुक्ति बंधन। बेंगलोर में हमारी लड़कियां संस्था चला रही है, तलाश। तो ये लड़कियां, मतलब उसके साथ जो हुआ, उसका अतीत इतना भयानक था, लेकिन हमने उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, हमने उनको हिम्मत दिया कि नहीं, मतलब लड़की जब प्रोस्टिट्यूशन में फंसती है तभी वो अपने आप को ही अपराधी समझती है कि ये मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। हम उसको समझाते तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारा किसी ने फ़ायदा उठाया। तो इस तरह से काउंसलिंग करके हम एम्पावर करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। और आज हमारी लड़कियां कहाँ तक, सिर्फ यहाँ पे नहीं, नॉर्वे में भी हमारी लड़कियां गई है, मतलब विदेशों में भी गई है, और उनका टैक्सी ड्राइवर बनी है, बहुत सारे अलग अलग फील्डों में गई है और सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं। मैम, जैसा कि आपने बोला कि उनका ट्रीटमेंट भी करवाती हैं, उन्हें एजुकेट करती हैं, तो क्या डॉक्टर आपने इन हाउस रख रखे हैं, टीचर्स आपने रख रखे हैं, या फिर बाहर से वो आते हैं, सेवा देते हैं, और फिर क्या ये कैसे होता है? हमारे पास यहाँ पे मतलब हमारे 4 शेल्टर होम में मिलके 100 से 125 जन की टीम है। हमारे पास लॉयर है, डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, सोशल वर्कर है, टीचर है, ट्रेनर है, एक्सपर्ट है। और इसके साथ साथ जैसे कि कोरोना आया और हमारे स्टाफ सब आना बंद हो गया, तो हमें और एक बहुत अच्छा हमारा वो एकत्र प्रोजेक्ट बना कि टीचर आना बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गई, अभी पूरा दिन लड़कियों से क्या करेगी। तो हमारी लड़कियां ने खुद ने बोला कि हम जैसे वो लोग काम कर रहे थे ना, वैसा हम काम करेंगे। तो आज हमारी सिलाई टीचर, कंप्यूटर टीचर, लिटरेसी क्लास टीचर, वो सब लड़कियां हैं।
तो हमारी लड़कियां भी इसमें काम कर रही है। तो मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से टूट चुकी लड़कियां जब रेस्क्यू होके त्रिवेणी मैम के पास आती हैं, उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट होता है, मेंटली हो फिज़िकली हो, उसके बाद वो एजुकेट होती हैं। और जब वो लड़कियां संवरती हैं, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो वो इतनी डिपेंडेंट हो जाती हैं कि समाज के लिए मिसाल पेश करती हैं। तभी तो उन्हें अवार्ड मिला, जैसा कि आपने कहा। तो और कुछ क्वेश्चन है मैम जो आप अगर कहना चाहें, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें? नहीं, बस मैं तो सबको एक ये अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो आप अपने परिवारजन के साथ करो ट्रैवल। ये फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये कभी कहाँ से कौन से रास्ते से आपको ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किसी की बातों में आके गुमराह मत हो। अंत में एक और सवाल है मैम कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे सम्मान मिले हैं, वो सम्मान आपके लिए कितने मायने रखते हैं? देखिए, ये सम्मान से ज़्यादा मेरे लिए ये है, मेरे लिए मायना ये रखता है कि एक रोती हुई, एक पीड़ित लड़की, एक बंधक लड़की को मैं वहाँ से मुक्त करवाऊँ और उसकी रोती हुई आँखों में जब उसके चेहरे पे मुस्कान आए, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवॉर्ड है। बाकी मैं आभारी हूँ, भारत सरकार ने भी बहुत सारे अवॉर्ड दिए, राष्ट्रपति अवॉर्ड भी मिला है, देश विदेशों से भी बहुत कुछ अवॉर्ड मिला है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अवॉर्ड बस यही है कि मैंने जिसको बचाया वो लड़कियां दूसरी लड़कियों को बचा रही हैं। तो ये मेरे लिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके और काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी। भले ही आप इतने बड़े लेवल पे काम ना करें, जितना कर सकते अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में जिसकी भी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। क्योंकि आज के टाइम में महानगरों की हालत ऐसी है कि पड़ोसी पड़ोसी के हाल को नहीं जानते हैं कि पड़ोस में क्या चल रहा है। तो कम से कम हेल्प करें, जितना भी कर सकते हैं, पैसों से नहीं, फिज़िकली हेल्प करें, मेंटली हेल्प करें। कई मामले ऐसे होते हैं कि लोग अकेले उदास बैठे हैं, वहाँ भी अगर आप जाके 2 शब्द उनसे उनका हाल पूछ लेते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो ये आज की बातचीत है, ये ना सिर्फ़ एक इंटरव्यू है बल्कि समाज के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आई हो, मैम से आपने कुछ भी प्रेरणा लिया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी बातचीत अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप कुछ करते हैं समाज में, आपने हमसे क्या सीखा, मैम से क्या सीखा है, मेरे से नहीं और आप क्या कुछ करना चाहते हैं, किस तरह से समाज को हेल्प कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की और भी शख्सियत से मिलते रहने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, इस बातचीत को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।